नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से। हम लौट कर आ गए हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 लेकर के। हमने फर्स्ट पार्ट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कवर किया। आज हम बात करेंगे जीवों में लैंगिक जनन की, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और क्या पढ़ेंगे आज हम? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के हिसाब से चीज़ें कवर कर रहे हैं। आपको पता है कंटेंट को पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है थ्योरेटिकल रूप में दिया हुआ है, तो हमने इस पूरे थ्योरेटिकल कंटेंट को छांट छांट के उस पर स्टडी करके उसको हमने डिवाइड किया है कुछ टॉपिक्स के कंटेस्ट में, और इस प्रकार से हमने कुछ टॉपिक्स बनाए हैं। पूरा कंटेंट इस पे कवर हो रहा है, तो आप बने रहिए पूरे वीडियो मेरे साथ। यदि आप नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। निश्चित रूप से आपको इस पूरे वीडियो को यदि आप देखेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। फिर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। आज क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लेकर के। हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशंस, ठीक है, सामान्य भाषा में, किताबी भाषा में, दोनों तरीके से, इसलिए मैंने डेफिनेशंस कहा। फीचर्स पढ़ेंगे, विशेषताएं लैंगिक जनन की, वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इस प्रकार की कुछ फेजेस पढ़ेंगे हम ऑर्गेनिज्म में। हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन बेसिस ऑफ फेजेस, इन अवस्थाओं के आधार पर हम जीवों में उनके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। कुछ विशेष प्रकार के हार्मोनल चेंज की वजह से जो ऑर्गेनिज्म में कुछ साइकिल्स होते हैं, कुछ निश्चित साइक्लिक चेंजेस होते हैं, उनको पढ़ेंगे हम, जैसे ऑस्ट्रस साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के स्टेप्स, ठीक है। इन सबके दौरान छोटी छोटी विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं आती रहेंगी, कुछ डेफिनेशंस आती रहेंगी, कुछ, ठीक है, कुछ टर्म्स आते रहेंगे, उनको ही पढ़ते रहेंगे, जैसे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, ध्यान सुने बच्चों। सबसे पहले हम बात करेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की परिभाषा की। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। सिंपल वर्डों में कहें, व्हेन अ मेल गीमेट फ्यूज्ड विद अ फीमेल गैमीट। सामान्य भाषा में कहें, जब एक मेल गीमेट जो होता है, नर युग्मक जो होता है, वह मादा युग्मक से संयुग्मित होता है, उसके साथ जुड़ता है, उसके साथ संलयित होता है। व्हेन अ मेल गैमीट्स एंड अ फीमेल गैमीट्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या पढ़ा था? वन गैमीट, केवल एक गैमीट होगा, तो गैमीट या तो बनेगा नहीं, या तो फॉर्मेशन ही नहीं होगा। और फॉर्मेशन होता भी है, जैसे कि पार्थेनोजेनेसिस में हुआ था, वहाँ पे क्या हुआ था पार्थेनोजेनेसिस में, वहाँ पे फीमेल गैमीट बना तो था, लेकिन उसका क्या नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इससे, यानी कि वहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट्स दोनों इन्वॉल्व नहीं होते हैं। यहाँ पे दोनों इन्वॉल्व होंगे, ओके। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो वास्तविक परिभाषा बनती है, क्या कहती है, जिसमें ऑफस्प्रिंग जब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? विद द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, मेल फीमेल गैमीट्स के फ्यूजन से बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ प्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन, जनन का वह प्रकार है जिसमें नर व मादा युग्मक संलयित होकर के नई जाति का, नई संतति का उत्पादन करते हैं। यानी एक संतति के जनन के लिए नर व मादा युग्मक संलयन होना आवश्यक है। यानी कि यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन होता है, लैंगिक विभेदन होता है। बात करेंगे फीचर्स की। जब लैंगिक विभेदन नहीं था तो वहां पे भी नई संतति पैदा हो रही थी ना, लेकिन जब यहाँ लैंगिक विभेदन पैदा हो गया, कॉम्प्लेक्स आ गए, वेरिएशंस आ गए, जेनेटिकली डिफरेंस हो गई ऑर्गेनिज्म, तो निश्चित रूप से इस प्रकार के प्रोसेस जो होगा कैसा होगा? कॉम्प्लेक्स होगा, जटिल होगा। कॉम्प्लेक्स होगा प्रोसेस तो निश्चित रूप से इट वुड बी स्लो, टाइम टेकन होगा इसमें, ये टेक्स टाइम लेगा, समय लेगा, अधिक समय लगेगा, इसलिए टाइम, ये प्रोसेस कैसा होगा? स्लो होगा, ठीक है। दिस कॉजेज वेरिएशंस, लैंगिक जनन के द्वारा विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और हमको पता है ये विभिन्नताएं किस लिए जरूरी हैं? वेरिएशंस किसके लिए जरूरी हैं? वेरिएशंस से ऑर्गेनिज्म में कौन सी कैपेसिटी उत्पन्न होती है? एडेप्टेशन की। एडेप्टेशन की किसकी उत्पन्न क्षमता आती है बच्चों? अनुकूलन, एडेप्टेशन। और एडेप्टेशन से क्या हेल्प मिलती है?
एडेप्टेशन से हेल्प मिलती है टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। बहुत सिंपल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, बहुत सारे जीव के लिए कोई जीव पैदा कर रहा है, वो नई संतति, बहुत सारी संतति पैदा कर रहा है, उनमें विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं पैदा हो रही हैं, तो वो विभिन्नताएं उस जीव के लिए लाभदायक हैं। 10th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है कि विभिन्नताएं एक जीव के लिए शायद हो सकता है लाभदायक ना हो, एक ऑर्गेनिज्म के लिए हो सकता है हेल्पफुल ना हो, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। क्योंकि यदि एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए और उन वेरिएशंस की वजह से कुछ ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर गए, तो वो सरवाइव किए ऑर्गेनिज्म स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नेक्स्ट फीचर की, लैंग्वेज जनरल का नेक्स्ट फीचर क्या कहता है? क्लोन फॉर्मेशन डज नॉट अगर। जब हमने कहा कि वेरिएशंस ही उत्पन्न हो जाएंगी, वेरिएशंस का मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जितनी भी ऑफस्प्रिंग बनेंगी वो सभी ऑफस्प्रिंग्स आपस में सिमिलर नहीं होंगी और अपने पेरेंट्स के भी सिमिलर नहीं होंगी। जब पेरेंट्स से सिमिलर नहीं है, आपस में सिमिलर नहीं है, तो उनको क्लोन तो नहीं कह सकते। सो क्लोन फॉर्मेशन डज नॉट अकर। ओके, और हमने कहा कि जब मेल फीमेल गैमिट्स बन रहे हैं तो मेल गैमिट्स किससे बनेंगे? मेल पेरेंट्स से। फीमेल गैमिट्स किससे बनेंगे? फीमेल पेरेंट्स से, यानी कि नर से नर युग्मक बनेंगे, मादा से मादा युग्मक। कितने पेरेंट्स हो गए? 2 पेरेंट्स हो गए। तो लैंगिक जनन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जबकि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व। वो हमने फीचर्स में पढ़ा था कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? सिंपल होता है। कैसा होता है? सिंपल होता है। सिंपल होता है, स्लो नहीं होता। वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? फास्ट होता है। ठीक है, स्पीड से होता है। ठीक है, और ग्रो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। जो नई ऑर्गेनिज्म होता है वहाँ पे विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती। न्यू ऑफस्प्रिंग आपस में सिमिलर होती हैं, आइडेंटिकल होती हैं, और अपने पेरेंट्स के भी आइडेंटिकल होती हैं। वहाँ पे क्लोन फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे ट्यू नहीं, सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है। तो सारे फीचर्स जो हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़े थे उसके जस्ट अपोजिट हमको पढ़ने हैं। तो फीचर्स को किसी भी एक सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कोई एक फीचर याद कर लें आप, और उसके बाद उनका अपोजिट कर दें, आपको फीचर्स याद करने में आसानी होगी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। समझ में आ रहा होगा बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेस ऑफ लाइफ। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जितने भी टाइप्स थे रिप्रोडक्शन के, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे वेरिएशंस मिल रहे थे हमको। कहीं पे फिजन हो रहा था, कहीं पे बाइनरी फिजन हो रहा था, कहीं पे मल्टीपल फिजन हो रहा था, कहीं पे सेगमेंटेशन हो रहा था, कहीं पे बडिंग हो रही थी, कहीं पे रनर था, कहीं पे स्टोलन था। इतने सारे वेरिएशंस थे, और वहाँ पे हमको जो आपस में पैटर्न, यदि हम उन ऑर्गेनिज्म में सिमिलरिटी ढूंढने का प्रयास करें, कोई पैटर्न ढूंढने का प्रयास करें, तो वहाँ पे कोई कॉमन पैटर्न नहीं मिल रहा था। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यह विशेषता है, दे हैव सम कॉमन पैटर्न। द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंगिक जनन में भाग ले रहे होते हैं, हो सकता है आपस में कैसे हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर में जेनेटिकली वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन दे हैव सम कॉमन फेजेस। वे एक समान, कुछ समान अवस्थाएं रखते हैं, उनमें कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं, कुछ कॉमन पैटर्न होते हैं। देखें क्या कॉमन पैटर्न होते हैं। कॉमन पैटर्न के हिसाब से उनके लाइफ स्पैन को कुछ फेजेस में डिवाइड किया जाता है। लैंगिक जनन करने वाले जो जीव होते हैं उनके पूरे जीवन काल को, लैंगिक जनन करने वाले जीवों के पूरे जीवन काल को उन कॉमन पैटर्न, जो समान एक व्यवस्था है, उसके आधार पर उनके पूरे जीवन काल को इस प्रकार से 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। फर्स्ट है जुवेनाइल फेज। ठीक है, जुवेनाइल फेज, या इसको हम क्या कहेंगे? वेजिटेटिव फेज आगे पढ़ेंगे। किशोर अवस्था या कायिक प्रावस्था, जनन अवस्था या मैच्योरिटी अवस्था, परिपक्व काल, ठीक है, एजिंग एंड सेंसेशन, बुढ़ापा यानी वृद्धावस्था, और उसके बाद क्या होगी? मृत्यु हो जाएगी। एक एक को बारी बारी से समझते चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे वेजिटेटिव फेज। ठीक है, वेजिटेटिव फेज टर्म कब यूज होगा? जब किसकी बात हो रही? प्लांट की। वेजिटेटिव फेज टर्म इन प्लांट्स, फॉर प्लांट्स, सॉरी। और जुवेनाइल फेज जो है वो कब इस्तेमाल होगा, कब उपयोग में लाएंगे, कब यूज होगा? एनिमल की जब बात होगी वो जुवेनाइल फेज होगी। हिंदी में कहें किशोरावस्था की प्रावस्था को, ठीक है, या कायिक अवस्था की प्रावस्था पादपों के लिए। परिभाषा क्या कहती है? परिभाषा कहती है जीव जब से जन्म लेता है तब से लेकर के जनन के लिए तैयार हो रहा होता है,
और जब उसमें जनन परिपक्वता आ जाती है कि हाँ साहब अब जब जीव जनन कर सकता है, सामान्य भाषा में कहूँ तो हम अंग्रेजी में कहें दिस इट्स टाइम टू बर्थ, इट्स टाइम सॉरी बिटवीन बर्थ टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। जब तक जीव में सेक्सुअल मेच्योरिटी नहीं आती है, जब मेच्योरिटी आ गई बस उस समय वेजिटेटिव फेज या जुवेनाइल फेज समाप्त। ठीक है, बर्थ से लेकर के सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का जो टाइम होता है उसको हम क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज कहते हैं। जनन से लेकर के लैंगिक परिपक्वता का जो काल होता है, जनन से लेकर लैंगिक परिपक्वता का काल जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, किशोर अवस्था की प्रावस्था या कायिक प्रावस्था। पादपों में कायिक प्रावस्था कहेंगे और एनिमल्स में किशोर अवस्था की प्रावस्था। उसके बाद क्या स्टार्ट हो जाएगी, जनन अवस्था आ जाएगी। जनन अवस्था में जीव क्या करेगा, जनन करेगा। टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फेज, जनन प्रावस्था। ठीक है, जनन प्रावस्था। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेनेसेंट फेज। ठीक है, वृद्धावस्था, जीर्यमान अवस्था। ठीक है बच्चों, तीसरी अवस्था वृद्धावस्था, जीर्यमान अवस्था। जीर्यमान अवस्था इसका मतलब है जीव जनन करने की क्षमता खो देगा, जीव जनन करने की क्षमता खो देगा। ये जो वर्ड लिया गया है क्या, सेनिसेंट, इसका मतलब क्या है, सेसेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, जनन की क्षमता का खो देना, जनन का स्टॉप हो जाना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द पीरियड व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ग्रो ओल्ड, जब एक ऑर्गेनिज्म वृद्ध हो जाता है, एंड लूज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, जनन करने की क्षमता को खो देता है, उस अवस्था को सेनिसेंट फेज, वृद्धावस्था कहते हैं। क्लियर है। टाइम की बात करें, वेजिटेटिव फेज क्या होगी, बर्थ टू सेक्सुअल मेच्योरिटी। रिप्रोडक्टिव फेज क्या होगी, रिप्रोडक्शन फेज होगा। सेनिसेंट फेज क्या होगा, आफ्टर रिप्रोडक्शन, आफ्टर रिप्रोडक्शन फेज, अर्थात जब रिप्रोडक्शन फेज बंद हो जाएगा, रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा जीव में, उससे लेकर के मृत्यु तक। ठीक है, टाइम बिटवीन सेसेशन ऑफ रिप्रोडक्शन टू डेथ इज कॉल्ड सेनेसेंट फेज। वृद्धावस्था व्यक्ति के, जीव के जनन करने से, जनन करने की क्षमता के खो देने से, जनन काल के बंद होने से या जनन काल की समाप्ति से लेकर मृत्यु तक का समय वृद्धावस्था, जीर्णावस्था कहलाता है। इसके फीचर्स क्या है, इस अवस्था में क्या होता है ऑर्गेनिज्म में, एजिंग, उसकी उम्र बढ़ती है, वृद्धावस्था होती है। इससे क्या होगा, ऑर्गन फेलियर, अंगों का विफल होना, अंग जो है कार्य करना कम कर देंगे। और क्या होगा, मेटाबॉलिज्म बिकम स्लो, मेटाबॉलिज्म यानी जैव उपापचयी क्रियाएं जो होंगी वो मंद हो जाएंगी, मंद हो जाएंगी। क्या, उपापचयी क्रियाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो ऊपर लिखा हुआ है आप देख पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने बात की फेजेस की। अब जब फेजेस की बात कर ली है तो चलो आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में पहले हम क्या ले रहे हैं, प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स लेने से पहले, इससे पहले कि वी एंटर इन रिप्रोडक्शन फेजेस, बिफोर वी एंटर इन रिप्रोडक्शन फेजेस वी हैव टू स्टडी अबाउट सम टर्म्स। कुछ स्पेशल टर्म्स हैं, वो क्या है, यानी कि पौधों में जनन से पहले हम कुछ विशेष परिभाषाएं हैं उनको समझ लेते हैं ताकि हमको आसानी रहे समझने में। ये हमारी पाठ्य पुस्तक में स्पष्ट क्लियर दे रखे हैं। जो हमने फेजेस पढ़ी, कौन कौन सी, वेजिटेटिव फेज, ठीक है, और दूसरी कौन सी पढ़ी थी, रिप्रोडक्टिव फेज। इन दो प्रावस्थाओं के आधार पर, वेजिटेटिव फेज किशोरावस्था और रिप्रोडक्टिव फेज यानी जन्म प्रावस्थाओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज, प्लांट्स हैव 3 टाइप्स, एनुअल, बायनियल, पेरिनियल। एनुअल वार्षिक, बायनियल द्विवार्षिक, पेरिनियल बहुवार्षिक। देखें क्या क्या है डेफिनेशन। एनुअल यानी कि जो दोनों अवस्थाएं हमने कही, कौन कौन सी कही, वेजिटेटिव फेज, चूंकि प्लांट्स की बात हो रही है तो वेजिटेटिव फेज ही आएगा, और दूसरी फेज क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज। बोथ फेजेस कंप्लीट इन 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। द प्लांट्स विच कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद 1 ईयर। ठीक है, एंड डाई, 1 साल में कंप्लीट करेंगे अपना जीवन काल और मर जाएंगे, उदाहरण पीस। नेक्स्ट हम बात करें द्विवार्षिक, बाइएनियल, द प्लांट्स विच कंप्लीट इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल इन 2 ईयर्स। जो पौधे अपना जीवन काल 2 साल में पूरा कर लेंगे, 2 वर्ष में, उनको हम द्विवार्षिक कह देंगे, उदाहरण के लिए प्याज।
ऑनियन। ठीक है, यानी वेजिटेटिव फेज और प्रोडक्टिव फेज जो होता है वो दोनों मिल करके 2 साल में, यानी कि प्रत्येक के लिए 1 साल होता है। आगे पढ़ेंगे बात को, उस चीज़ को हम डॉटेड डिटेल में। पेरिनियल की बात करें, पेरिनियल यानी कि बे पौधे, ठीक है, जिनका जीवन काल 2 वर्ष से अधिक हो। द प्लांट्स दैट लिव्स मोर देन 2 years। बनाना मैंगो इसका एग्जाम्पल, एक एक करके हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, आप टेंशन ना लें। टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ फेजेस, फेजेस के आधार पर जीवों के पौधों के प्रकार। 1 वर्षीय यानी 1 वर्ष में जीवित, 1 वर्ष में सारा काम कुछ कर लेते हैं ये लोग। बर्थ होता है इनका, बर्थ के बाद वेजिटेटिव फेज आती है, वेजिटेटिव फेज के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, जीव जनन करता है और पौधा मर जाता है। ठीक है, डाई। वेजिटेटिव फेज एंड रिप्रोडक्टिव फेज कंप्लीट इन वन सीजन और ए ईयर। अब ये निश्चित नहीं है कि, ये फिक्स नहीं है कि 1 वर्षीय पौधा एनुअल प्लांट पूरे 12 महीने यानी पूरा 1 साल ही लेगा। 8 महीने हो सकता है, 10 महीने हो सकता है। हमने कहा विद इन अ ईयर, विद इन अ ईयर, 6 मंथ में भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है, 8 मंथ भी हो सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 1 ईयर। ओके, एग्जाम्पल है टू व्हीट और टमाटो। कायिक प्रवस्था जन्म प्रजनन काल 1 मौसम में 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। ठीक है, ये आपको टर्म समझ में आ गया एनुअल प्लांट का। अब यहाँ पे एक टर्म दे रखा है और वो क्या है, मोनोकार्पिक। वो मोनोकार्पिक टर्म क्या है? मोनोकार्पिक कहते हैं कि वे पौधे जो जीवन काल में एक बार ही फल देते हैं, दी प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ। एक बार ही फल लगेगा बस, दोबारा नहीं लगेगा और पौधा मर जाएगा। गेहूं, टमाटर इसके एग्जाम्पल है। व्हीट, टोमेटो, दे प्रोड्यूस फ्रूट वंस इन अ लाइफ, सो दे आर मोनोकार्पिक। नेक्स्ट बात करते हैं बाइएनियल की। अच्छा, ये मोनोकार्पिक क्या बताया मैंने, एनुअल प्लांट्स कैसे होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइएनियल, द्विवर्षीय। द वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज ईच टेक्स 1 year टू कंप्लीट। प्रत्येक वेजिटेटिव फेज 1 साल लेगा, 1 year लेगा। उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज भी 1 साल लेगा, 2 साल हो गए, और उसके बाद पौधा मर जाएगा। ठीक है, कायिक प्रवस्था और प्रजनन प्रवस्था प्रत्येक को पूरा होने में 1-1 वर्ष लगता है। फर्स्ट ईयर में क्या होगा, बर्थ हुआ पौधे का, पौधा बन गया, ये इसकी क्या कहलाएगी, फ्रूटिंग बॉडी लग गए, फूल वगैरह लग गए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सुअल मैच्योरिटी आ गई ना, सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का काल क्या होगा, वेजिटेटिव फेज, 1 साल लग गया पौधे को। अब नेक्स्ट ईयर में क्या करेगा, उसमें रिप्रोडक्शन होगा नेक्स्ट ईयर में। उसको कितना समय लग सकता है, चाहे वो 1 साल से आगे 2 महीने में पूरा हो जाए, चाहे 3 महीने में, चाहे 4 महीने में, चाहे 6 महीने में, लेकिन 2 साल से ऊपर नहीं जाएगा। ओके, क्लियर है बच्चों। सेकेंड ईयर में क्या होगा, उसका रिप्रोडक्शन होगा उसमें, और पौधा मर जाएगा। एग्जाम्पल कैबेज, रेडिस, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे आपको। ठीक है, और एक चीज़ क्या याद रखिए यहाँ पे, द्विवार्षिक पौधे जो बाइनल प्लांट्स होते हैं वे क्या होते हैं, मोनोकार्पिक होते हैं। एक ही बार फल लगेगा और पौधा मर जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिनियल की। बहुवार्षिक, बहुत सिंपल सी परिभाषा है। बहुवार्षिक जिनकी वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज जो होती है वो मोर देन 1 year, 1 साल से ज़्यादा की तो उनकी वेजिटेटिव फेज ही होती है। ये 2 वर्ष की हो सकती है वेजिटेटिव फेज, 3 साल की हो सकती है, 10 साल, 20 साल, कितने वर्ष की वेजिटेटिव फेज हो सकती है। रिप्रोडक्टिव फेज की बात नहीं कर रहा। द प्लांट्स दे हैव वेजिटेटिव फेज मोर देन 1 year। ओके, दे टेक टाइम ऑफ मोर देन 1 year टू कंप्लीट देयर वेजिटेटिव फेज इज कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। बहुवर्षीय पौधे जिनकी कायिक प्रवस्था को पूर्ण होने में 1 वर्ष से अधिक समय का लगे, उन्हें बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। ठीक है, अब जब बहुवर्षीय पौधे होंगे उनका प्रावत जनन है, कायिक प्रवस्था 1 साल से ज़्यादा समय लेगा, उसके बाद ही तो उनमें रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, इसका मतलब इनमें फिक्स होता है क्या, वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्शन फेज फिक्स है के साथ। 2 साल या 3 साल, 2 साल या 3 साल, 4 साल, 10 साल, इतने टाइम का क्या होगा, वेजिटेटिव फेज होगा। उसके बाद उसमें क्या आएगा, रिप्रोडक्शन होगा उसमें, और पौधा डाई, क्योंकि हमने कहा ये किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकार्पिक की। किसकी बात कर रहे हैं, मोनोकार्पिक की। मोनोकार्पिक यानी जिनमें एक ही बार फल लगे, तो उनके लिए क्या निश्चित होगा, वेजिटेटिव
फेज़ फिक्स होगा और उनका रिप्रोडक्शन फेज़ भी फिक्स होगा। क्योंकि रिप्रोडक्शन फेज़ फिक्स क्यों है? क्योंकि मोनोकार्पिक है, एक ही बार फूल लगेंगे, एक ही बार फल लगेंगे, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोसेस फेज़ का हमको पता ही है, क्योंकि पेरिनियल है, इसका मतलब मोर देन 1 ईयर। ओके, क्लियर है। मोनोकार्पिक पेरिनियल्स क्या होते हैं? वे जिनकी कायिक प्रवस्था 1 वर्ष से अधिक होती है, लेकिन वो फिक्स होती है, निश्चित होती है, ठीक है। और प्रजनन प्रवस्था भी निश्चित होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे बैम्बू प्लांट दिया हुआ है। अपने जीवन काल में ये वेजिटेटिव फेज़ को, इनका लाइफ स्पेन जो होता है वो 50 से 100 साल का होता है, इससे ज़्यादा हो सकता है। तो वेजिटेटिव फेज़ इनकी कंप्लीट होती है 50 से 100 साल में। 50 to 100 ईयर ये लेते हैं वेजिटेटिव फेज़ को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद उन्हें पुष्पन होता है, और पुष्पन के बाद फ्लावरिंग होती है, उसके बाद पौधा मर जाता है। एक अन्य एग्जाम्पल हमारी किताब में दिया हुआ है, नील कुरेंजी। नील कुरेंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना। स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना नील कुरेंजी, नीले रंग के फूल होते हैं। इनमें जो फूल होते हैं, फ्लावर्स कब आते हैं इनमें? सितंबर अक्टूबर मंथ में आते हैं। और कब आते हैं? 12 ईयर के बाद, 12 साल के बाद, ठीक है। 12 साल के बाद एक ही बार आते हैं और उसके बाद पौधा मर जाता है, ठीक है। दोबारा समझेंगे। नील कुरेंजी स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, उसमें 12 ईयर के बाद, आफ्टर 12 ईयर, सितंबर अक्टूबर मंथ में फ्लावरिंग होती है। फ्लावरिंग के बाद पौधा डाई। ओके, लास्ट फ्लावरिंग हमारी बुक में स्पष्ट उदाहरण दिया हुआ है। लास्ट फ्लावरिंग कब हुई है, कब देखी गई है? सितंबर अक्टूबर 2006 में केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु के माउंटेन्स पे देखी गई। और उसको देखने के लिए वहाँ सैलानियों की भीड़ लग गई। पूरे पहाड़ के पहाड़ नीले रंग से कवर्ड हो गए। ओके, नील कुरेंजी ध्यान रखिएगा, स्पेशल एग्जाम्पल है, एग्जाम में पूछा गया 1-2 बार। उसके बाद बात करते हैं वे पेरिनियल जो पॉलीकार्पिक होते हैं। वे पेरिनियल जो पॉलीकार्पिक होते हैं। पॉलीकार्पिक का मतलब है जिनके जीवन काल में फ्रूट्स, ठीक है, एक से अधिक बार लगते हों। समझ में आया? पॉलीकार्पिक द प्लांट्स विच प्रोड्यूस फ्रूट्स मोर देन 1 टाइम, एक बार से अधिक उनमें फल लगते हैं, लेकिन इनकी कोई स्पष्ट कायिक और प्रजनन अवस्था नहीं होती। नो क्लियर कट वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज। कोई निश्चित नहीं होता कि साहब फिक्स 4 साल बाद ही फूल लगेंगे या 5 साल बाद ही फूल लगेंगे। उदाहरण है नीम से आम, कटहल, सेब, ठीक है। नीम जैसे ये नीम का आपको दिख पा रहे हैं, ये नीम के फूल हैं, ये सेब है, ये आम है, ये कटहल है, ये फूल आप देख पा रहे होंगे। मैंने कुछ नाम भी दिए हैं यहाँ पे। नीम एजिडेक्टा इंडिका, शायद हमारे हिसाब से ये एनसीईआरटी में नहीं है। इनके वनस्पतिक नाम जिनके हैं वो मैं बता दूंगा आपको। ओके, एक तालिका के माध्यम से आपको सरल बनाने का प्रयास किया गया है एनुअल, बाई एनुअल और पेरिनियल, इनके एग्जाम्पल्स को। ऑल एनुअल्स आर मोनोकार्पिक, सभी 1 वर्षीय पौधे मोनोकार्पिक होते हैं। सभी 2 वर्षिक पौधे भी कैसे होते हैं? मोनोकार्पिक होते हैं। ऑल बाईएनियल प्लांट्स आर आल्सो मोनोकार्पिक, ठीक है। एनुअल प्लांट्स के उदाहरण हैं गेहूं, टोमेटो, मेज, राइस। ओके, मोनोकार्पिक बाईएनियल, मोनोकार्पिक एनुअल के उदाहरण हैं, मोनोकार्पिक बाईएनियल के उदाहरण हैं रेडिस, कैबेज एटसेट्रा। पॉलीकार्पिक, 1 वर्ष से अधिक जिनमें फल लगता हो। कोई भी एनुअल प्लांट पॉलीकार्पिक नहीं है, कोई भी बाई एनियल प्लांट पॉलीकार्पिक नहीं होता। अब बात करते हैं पेरिनियल की। पेरिनियल में दोनों हैं, मोनोकार्पिक भी हैं और बाई पॉलीकार्पिक भी हैं। मोनोकार्पिक हमने कहा बैम्बू में एक बार ही फूल लगता है, नील कुरेंजी एक बार फूल लगता है। लेकिन पॉलीकार्पिक जिन्हें कई बार फल लग सकता है, जैक फ्रूट, नीम, आम, हमने ये पढ़े। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक जो पौधे होते हैं उनकी कुछ तुलनात्मक अध्ययन किया गया, ठीक है। आपको समझने की दृष्टि से दिया गया है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप इसको इसको रट्टा मारें। समझने के लिए, कंसेप्ट क्लियर होने के लिए पॉलीकार्पिक, ये ऐसे पौधे होते हैं मोनोकार्पिक जीवन सिर्फ एक बार ही पुष्प देते हैं। फ्लावर्स इन देयर लाइफ, फ्लावरिंग इन देयर लाइफ। ये प्रतिवर्ष एक निश्चित टाइम में या खास मौसम में किसी ना किसी में फूल आते हैं इनमें, ठीक है। अब अपने आसपास से बहुत सारे पौधे देखते होंगे, नीम के, आम के, सेब के, पीपल के, बरगद के, जिनमें एक निश्चित टाइम में फूल लगते हैं, फल बनते हैं। ओके,
दे फ्लॉवरिंग मोर देन वन टाइम इन देयर लाइफ स्पैन। ओके, उनके जीवन काल में एक से बार अधिक बार फल फूल लगते हैं। ऐसे पौधे प्राय वार्षिक या द्विवार्षिक होते हैं। मोनोकार्पिक आर कॉमनली एनुअल और बाइएनुअल। पॉलीकार्पिक पौधे निश्चित रूप से एनुअल बाइएनुअल नहीं होते। पॉलीकार्पिक पौधे जो होते हैं वो पॉली कैसे होते हैं बताइए, पेरिनियल होते हैं, बहुवार्षिक होते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे पुष्पन और फल स्खलन के बाद मर जाते हैं। फ्लावरिंग होगा, फ्रूट प्रोड्यूस होगा और पौधा मर जाएगा एक बार। और ये जो पौधे होंगे इनमें ऐसे पौधे, ऐसा नहीं होता कि एक बार फल लगा फूल का मर गए उसके बाद ये नहीं मरते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखे हैं, ये हम एग्जाम्पल पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, अब बात करेंगे एनिमल्स के ब्रीडिंग की। एनिमल्स की ब्रीडिंग की, ये बीच में एक चैप्टर, हमारे चैप्टर में एक टॉपिक दिया हुआ है छोटा सा, देख लो। ब्रीडिंग के बेस पे एनिमल्स होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूस ब्रीडर। ठीक है, हमारी किताब में हिंदी की में इनको कहा गया है मौसमी प्रजनक। ठीक है, और ये होते हैं सतत प्रजनक। बहुत सिंपल सा है, ये ब्रीड करते हैं एक खास मौसम में और ये निरंतर थ्रू आउट ईयर कभी भी ब्रीड कर सकते हैं। दे ब्रीड इन अ फिक्स सीजन, दे कैन ब्रीड थ्रू आउट ईयर। ठीक है, प्रोड्यूस यंग वंस इन फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, आपने अपने आसपास बर्ड्स देखी होंगी। ठीक है, कुछ एनिमल्स देखे होंगे, वो निश्चित सीजन में ब्रीडिंग करते हैं। और निश्चित सीजन में ब्रीडिंग करने का कारण है कि जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तभी अपने यंग वन को वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, और ये फिक्स सीजन में क्यों नहीं करते ब्रीड, ये थ्रू आउट ईयर क्यों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरेंटल केयर होती है। क्या होती है? पेरेंटल केयर होती है। पेरेंटल केयर से क्या होगा, पेरेंट्स जो होंगे अपने प्रोजेनी को, यंग वन को अनफेवरेबल कंडीशन से बचा लेंगे, से प्रोजेनी फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सभी प्राइमेट्स आते हैं, चाहे वो बंदर प्रजाति के जितने भी जीव होते हैं, बंदर, लंगूर, गोरिल्ला, चिंपैंजी, मनुष्य। ठीक है, और इसके उदाहरण आपके काऊ, बफेलो, लायन, बर्ड्स। एक स्पेशल टर्म भी दे रखा है हमारी किताब में, सम बर्ड्स आर मेड टू बी कंटिन्यूस ब्रीडर इन कैपेटिविटी का मतलब क्लोज कंडीशन। जैसे कि पोल्ट्री फॉर्म में आपने देखा हो, मुर्गियां पूरे बर्ड्स पर अंडे देती रहती हैं, उनको इस स्थिति के लिए मजबूर किया जाता है या उनको इस प्रकार के हैबिटेट में रखा जाता है। ठीक है, तो वे मेड टू बी, उनको बनाया जाता है किसके लिए, कंटिन्यूस ब्रीडर के लिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइक्लिकल चेंजेस। जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमने एक फिक्स प्लान तैयार किया है पार्ट को पढ़ने के लिए, इस लेसन को एक टॉपिक वाइज, तो उसमें अगला हमारा टॉपिक आता है साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शंस। अभी हमने क्या पढ़ा था, ब्रीडिंग के बेस पे एनिमल्स के प्रचार। ओके प्रकार, अब हम बात करेंगे साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन के टाइम पे एनिमल्स में क्या साइकिल चेंज होते हैं, एक ऑस्ट्रस साइकिल है, एक मेंस्ट्रुअस साइकिल है, दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों ही किस में पाए जाते हैं, स्तनधारियों में पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं नॉन प्राइमेट्स में और ये पाए जाते हैं प्राइमेट्स में। प्राइमेट्स बंदर परिवार, मंकी, एप, ह्यूमंस, और ये गाय, भेड़, कुत्ता, टाइगर, ये सब कुछ देख लो बारी बारी से। ठीक है, देखो दोनों में एंडोमेट्रियम बनता तो है, दोनों में एंडोमेट्रियम बनता है, उससे ही तो पोषण प्राप्त करता है यंग वन जो होता है ब्रूड में, एंडोमेट्रियम बनेगा। ये डिटेल है नहीं हमारे सिलेबस में, फिर भी हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, अंतर क्या आ जाता है वो समझ लेंगे, समझ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, मध्य चक्र, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव चक्र। ठीक, ऋतुचक्र, दोनों में एंडोमेट्रियम बनेगा, लेकिन अंतर क्या होगा, जब एंडोमेट्रियम ब्रेक होगा, टूटेगा, तो मैमल्स जो होते हैं, कौन से मैमल्स, प्राइमेट्स जो होते हैं, वो बॉडी के बाहर आ जाएगा, बॉडी के बाहर आ जाएगा, यहाँ बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा। ओके, ठीक है, यहाँ पे अंडजनन ओवुलेशन के टाइम पे, ओवुलेशन के टाइम पे बॉडी तापमान, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा ओवुलेशन के टाइम पे। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉमन क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या होता है, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं किसमें, ओवरी में, हार्मोन्स में और एंडोमेट्रियम में, तीनों में साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। बोथ है प्लेसेंटा, दोनों में प्लेसेंटा होती है। ठीक है,
इसलिए इन दोनों प्रकार के जीवों को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटल मैमल्स कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टेप्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन में कौन कौन से चरण होते हैं, कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारी विभिन्नताएं मिलती हैं। किसमें? हमने कहा था मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, सेगमेंटेशन, बर्डिंग, फनर, रनर, ऑफसेट, बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, वहाँ बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सभी जीवों में, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सम कॉमन स्टेप। ओके, क्लियर? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव कॉमन स्टेप्स इन बोथ एनिमल एंड प्लांट्स। समझ में आया? किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो सेक्सुअल स्टेज आएगा वो कब आएगा? हार्मोनल चेंज के बाद आएगा। हार्मोनल चेंज कब हुआ था? जुवेनाइल फेज में हो गया था, किशोरावस्था में, हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में। गॉड लाइक इंटेलेक्चुअल उत्पन्न होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक उत्पन्न होते हैं। ठीक है, वो किशोरावस्था में हो गया, जुवेनाइल फेज में या प्रोडक्टिव, ठीक है, वेजिटेटिव फेज में हो गया, उसके पश्चात ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कॉमन पैटर्न प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। मोस्ट ऑर्गेनिज्म शोज कॉमन पैटर्न इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो स्टेप्स क्या हैं? प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस, जनन से पूर्व क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए, ठीक है। फिर होगा फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन पूर्व निषेचन परिवर्तन, निषेचन से पूर्व होने वाले परिवर्तन। यहाँ निषेचन होगा और निषेचन के पश्चात भी कुछ परिवर्तन होंगे। ये तब जा करके पूरा कंप्लीट क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। समझे बात को बारी बारी से। प्री फर्टिलाइजेशन चेंज में क्या होता है? प्री फर्टिलाइजेशन चेंज में मुख्य रूप से दो चीज़ें होती हैं हमारे सिलेबस में, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। युग्मक जनन, युग्मक का बनना और युग्मक का स्थानांतरण। प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? युग्मक का बनना, गैमेटोजेनेसिस, और गैमेट ट्रांसफर, युग्मक का स्थानांतरण। फिर भी यहाँ बहुत सारी चीज़ें आती हैं और जिनमें सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक में जो दिया हुआ है हमारा वह कवर करेंगे कि सबसे पहले क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आती हैं। ये दोनों कवर हो जाएंगे हमारे। हमने इनको इस प्रकार से स्टेप में डिवाइड किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, उसके पढ़ेंगे टाइप ऑफ गैमेट्स। गैमेटोजेनेसिस से पूर्व पहले टाइप्स देख लेंगे उनके। उसके बाद गैमेटोजेनेसिस होने के लिए निश्चित रूप से डिवीजन होगा, तो किस प्रकार का डिवीजन होगा, ठीक है। और उसके बाद गैमेट का ट्रांसफर। चारों स्टेप बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म यूनिसेक्सुअल, सेक्सुअल और बाइसेक्सुअल टर्म है, देख लें एक बार। यूनिसेक्सुअल जिनको हम डायोसियस भी कहेंगे, ठीक है। एक लिंगी, कैसे क्या कहेंगे? एक लिंगी जीव, हैविंग आइदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बट नॉट बोथ। एक ऑर्गेनिज्म पे, एक बॉडी पे एक ही प्रकार के जननांग पाए जाएंगे, या तो मेल के होंगे या फीमेल के होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं एक ऑर्गेनिज्म बॉडी पे, मेल या फीमेल पे, मेल या फीमेल तो बाद में कहा हमने उनको, हमने कहा एन ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म हैव आइदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कॉल्ड यूनिसेक्सुअल। शरीर पर या तो नर जननांग हो या मादा जननांग हो, अर्थात नर और मादा दोनों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। इस प्रकार के जीव एक लिंगी जीव कहलाते हैं, यूनिसेक्सुअल कहलाते हैं, डायोसियस। इसके लिए और भी शब्द हैं, इनको क्या बोलते हैं? हेटेरोथैलिक। क्या बोलते हैं? हेटेरोथैलिक। मुख्य रूप से ये वर्ड जो है, हम आगे चलेंगे तो समझ में आएगा और ढंग से। यूनिसेक्सुअल प्लांट्स, डायोसियस। अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्ड यूज होंगे। प्लांट्स के लिए यूनिसेक्सुअल प्लांट और डायोसियस वर्ड यूज होगा, ठीक है। जो हायर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स होंगे, इसके अलावा जो लोअर ऑर्गेनिज्म
प्लांट से, जैसे एल्गी हमारा, फंजाई है, वहाँ पे ये वर्ड यूज होंगे, हेट्रोथैलिक, होमोथैलिक, ठीक है। बाइसेक्सुअल यानी कि द्विलिंगी। द्विलिंगी, द्विलिंगी का मतलब क्या होगा, जहाँ एक ही ऑर्गेनिज्म बॉडी पर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाएंगे। क्लियर है। व्हेन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम आर प्रेजेंट इन ए सिंगल सेम ऑर्गेनिज्म, इट्स नॉन बाइसेक्सुअल। एक ही सिंगल सेम ऑर्गेनिज्म पे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यदि पाए जाएं, प्रेजेंट हों, तो उसे कहेंगे क्या, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। प्लांट है तो बाइसेक्सुअल प्लांट, एनिमल तो बाइसेक्सुअल एनिमल। क्लियर है। एक ही शरीर में नर व मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हों, आगे हम पढ़ेंगे उदाहरण। ओके, हमने कहा लोअर ऑर्गेनिज्म के लिए यहाँ होमोथैलिक वर्ड यूज होगा, प्लांट में बाइसेक्सुअल प्लांट, और एनिमल्स के लिए प्राय क्या यूज होगा, मोनोइसियस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इन लोअर ऑर्गेनिज्म, इन लोअर ऑर्गेनिज्म। एल्गी, एल्गी का एग्जाम्पल हमारी किताब में दे रखा है, उदाहरण दे रखा है कारा। किसका उदाहरण है, कारा। बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी है ये, कैसी है, बाइसेक्सुअल ग्रीन एल्गी। बाइसेक्सुअल के लिए दूसरा वर्ड बताइए, बाइसेक्सुअल के लिए दूसरा वर्ड बताइए, मोनोसियस। क्या होगा, मोनोइसियस। ओके, मोनोसियस होगा, ठीक है। हमारी किताब में ये पूरा ऑर्गेनिज्म दे रखा है किसका, एल्गी का। ये इस पे है क्या, फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज में देखते जाएं हम लोग। ये है ऊगोनियम, क्या है, ध्यान से देखेंगे, ऊगोनियम है। क्या है ये, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। और नीचे क्या है, एंथीरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन। नीचे क्या है, एंथीरिडियम, मेल सेक्स ऑर्गन्स। क्लियर है, क्लियर है। ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसको ग्लोबुल बोलते हैं, ठीक है, ग्लोबुल। इसको बोलते हैं न्यूक्यूल, NUCULE, ठीक है। 2007 नीट में पूछा गया है। ऊपर क्या है, अपर साइड में क्या है, देखें अपर साइड में क्या है, ऊगोनियम। अपर साइड में क्या है, ऊगोनियम, और लोअर साइड में क्या है, एंथीरिडियम। ऊगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ऊगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, और एंथीरिडियम क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फंजाई, होमोथैलिक। हमने क्या कहा था, 2000 नीट के 2017 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। पूछा किस प्रकार से गया था, पूछा इस प्रकार से गया था, ठीक है। क्या पूछा गया था, अपर, अपर में लिख दिया, उन अपर के सामने क्या लिख दिया, एंथीरिडियम। फॉलोइंग स्टेटमेंट थे 4, उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इसमें एक में पूछा गया था अपर दिया बताया गया एंथीरिडियम को, लोअर बताया गया ओगोनियम को। गलत था, गलत था, सही पूछा था इसमें, सही कौन सा, सॉरी गलत कौन सा होगा, केवल ये गलत था। बाकी सब में क्या था, अपर साइड में ओगोनियम, लोअर साइड में एंथीरिडियम पूछा गया। ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथीरिडियम क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गेनिज्म। ओके, क्लियर है। एक स्टेटमेंट था चौथा, इसमें क्या था कि मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट्स ऑन सेम बॉडी। क्लियर, तीनों सही थे, केवल एक गलत था, क्या, उल्टा कर दिया उन्होंने। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगला एग्जांपल, फंजाई। फंजाई के लिए हमने कहा ये थैलिक शब्द इस्तेमाल हो रहा है। होमोथैलिक, होमोथैलिक, होमो शर्ट से आप वर्ड से आपको याद आ रहा हो, होमो वर्ड, होमो वर्ड, होमो का मतलब होता है जिसमें क्या पाई जाए, बाइसेक्सुअलिटी पाई जाए, एक ही बॉडी पे मेल फीमेल दोनों हों, इनको मोनोसियस भी कहेंगे। हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक, हेट्रोथैलिक का मतलब मेल और फीमेल अलग अलग हों, यूनिसेक्सुअल हों, यूनिसेक्सुअल हों, ऐसी बॉडी को डायोसियस कहेंगे। होमोथैलिक, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव और सिस्टम प्रेजेंट्स ऑन सेम इंडिविजुअल, एक ही बॉडी पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आप इसको समझें। ये फंजाई है, फंजाई पे यहाँ पे आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यहाँ पे क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। एक ही बॉडी पे, एक ही थैलस पे, एक ही बॉडी पे है ना, एक ही बॉडी पे, एक ही बॉडी पे, तो क्या होगा, ये क्या होगा बताइए, बाइसेक्सुअल। दोनों
दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इस पे पाए जा रहे हैं, इसको क्या कहेंगे, होमोथैलिक। अब मैंने कहा एक फंजाई है, दूसरा फंजाई है, इस पे पाया जा रहा है मेल, इस पे पाया जा रहा है फीमेल, इस पे पाया जा रहा है मेल, इस पे पाया जा रहा है फीमेल, अलग अलग हो गए, ठीक है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट्स ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ओके। तो ये क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल हो गए, क्या हो गए, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अलग अलग हैं, अलग अलग है ना, यूनिसेक्सुअल हैं, यूनिसेक्सुअल है। तो यूनिसेक्सुअल के डायोसियस, दो हो गए ना, डायोसियस। ये एक ही है मोनो, एक ही है मोनो, लेकिन उस पर क्या दो हैं, सेक्स ऑर्गन, तो बाई लगेगा सेक्स के आगे, सेक्सुअल ऑर्गन के आगे क्या लगेगा, बाई। लेकिन बॉडी कैसी है, सिंगल, तो यहाँ क्या लगेगा, मोनो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, यहाँ पे बॉडी कितनी है, दो, तो ये हो गया डायोसियस। बॉडी कितनी है, दो, लेकिन 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 जनन अंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स, सॉरी, जो ऑर्गन्स हैं वो क्या हैं, सिंगल सिंगल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, विषम जी भी दिख रहे हैं ना, इसलिए हेट्रोथैलिक है, हेट्रोथैलिक हेट्रोथैलिक। और ये दोनों, ये एक ही है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल होगा, इसके लिए इस्तेमाल होगा होमोथैलिक। क्लियर है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रायोफाइट, बायोफाइट हमारा एग्जाम्पल तरह किताब में मार्केंसिया, क्या है, मार्केंसिया। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले फंजाई बताया, ऐसे यहाँ पे देख लो आप, दोनों अलग अलग बॉडी दिख रही हैं। ये फीमेल थैलस है, ये क्या है, फीमेल थैलस, ये मेल थैलस है। फीमेल थैलस आर्कीगोनियोफोर, केबल, केबल कहाँ पे, एल्गी में, इसका नाम था ओगोनियम, क्या होगा, ओगोनियम, और सभी जगह पे आर्कीगोनियम इस्तेमाल होगा। ये पूरी बॉडी क्या है, आर्कीगोनियम है। ये आर्कीगोनोफोर हैं, या आर्कीगोनोस्पोर बनेंगे, ओके। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। सभी जगह पे एंथ्रीडियोफोर होगा, हमने वहीं पढ़ा था एल्गी में एंथ्रीडियोफोर होता है। मार्केंसिया में अलग अलग हैं, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी पे, इसलिए यूनिसेक्सुअल डायोसियस प्लांट है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी। अब तक लोअर ऑर्गेनिज्म पढ़ी, अब हायर ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअलिटी की बात करेंगे। केवल एग्जाम्पल हैं जिम्नोस्पर्म के, जिम्नोस्पर्म में पाइनस को बाइसेक्सुअल और साइगस कैसा, यूनिसेक्सुअल, ओके। एंजियोस्पर्म की बात करें, किसकी बात करें, एंजियोस्पर्म, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें। फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए कुछ टर्म दिए हुए हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ टर्म दिए गए हैं, ठीक है। टर्म क्या है, फूल जिस पर केवल क्या पाए जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी केवल स्टेमन पाया जाए, क्या पाया जाए, केवल स्टेमन पाया जाए, ऐसे फूलों क्या बोलेंगे, स्टेमिनेट बोलेंगे। फूल, ठीक है, ये मेल फ्लावर होंगे, कैसे होंगे, मेल फ्लावर। फ्लावर्स जो फीमेल कहलाते हैं, अर्थात उन पे कौन से ऑर्गन उपस्थित होते हैं, यहाँ पे हमने कहा मेल ऑर्गन है, अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, एब्सेंट होते हैं, क्या अनुपस्थित, पिस्टिल नहीं पाए जाते, इनको बोलेंगे स्टेमिनेट, ठीक है। क्लियर है, दोबारा समझ लें, मैं शायद हो सकता है आपको पहली लाइन में उल्टा बता दिया हो, दोबारा समझेंगे। मेल फ्लावर किसे कहेंगे, जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, स्टेमिनेट होगा। इसका मतलब इसमें क्या नहीं होगा, ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात हो रही है। ये वर्ड किसके लिए होगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के लिए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होंगे उनमें एक एक फ्लावर पे यानी कि स्टेमन और पिस्टिल्स, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेक्स रिप्रोडक्टिव कुछ भी कह सकते हैं, फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिफरेंट फ्लावर्स पे पाए जाएंगे, ठीक है। समझे दोबारा से, मेल फ्लावर यानी जहाँ पर केवल मेल ऑर्गन्स पाए जा रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एब्सेंट हैं, वो स्टेमिनेट कहलाएंगे। फीमेल फ्लावर जिनमें कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट है, उनको क्या कहेंगे, पिस्टिलेट कहेंगे। क्लियर है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ें, समझना इस बात को, ध्यान से देखें। अब बात करेंगे, वो हमने आपको पारिभाषिक शब्द कुछ डेफिनेशंस थी, इसलिए वो वहाँ पे लेनी पड़ी हैं, वो आगे बार बार काम आएंगी आपको। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, समझें ध्यान से सुनेंगे। सेक्सुअलिटी इन प्लांट्स, यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट क्या होगा बताइए, यूनिसेक्सुअल प्लांट वे होंगे जिन पे मेल और फीमेल फ्लावर
अलग अलग पौधों पर पाए जाएंगे। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट, तो क्या हो जाएंगे वो यूनिसेक्सुअल प्लांट हो जाएंगे। एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम, मलबरी एस्टेक्सा। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, इनको डायोसियस भी कहेंगे, मैंने बता दिया डायोसियस यानी दो अलग अलग बॉडी होंगी। ओके, उसके बाद है बायसेक्सुअल या मोनोसियस प्लांट। बायसेक्सुअल मतलब एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर होंगे। बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन सेम इंडिविजुअल। कोकोनट, कुरकुबिट्स, कुरकुबिट्स मतलब कुरकुबिट्स फैमिली, कोकुम्बर, वाटरमेलन, ये एट्सेट्रा, मेज, कैस्टर, ये सभी अरंडी, ठीक है, ये सभी इस पर पाए जाएंगे। ओके, ये सभी उदाहरण किसके हो गए, बायसेक्सुअल के। एक यहाँ पे लाइन लिखी हुई है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अच्छा, इन दोनों में अंतर बता देता हूँ मैं आपको छोटा सा, समझे बात को। देखो, एक पेड़ है, ठीक है, एक प्लांट है। इस प्लांट पे क्या है, एक फ्लावर तो है मेल और एक फ्लावर है फीमेल। ये फ्लावर यूनिसेक्सुअल है दोनों। फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल, लेकिन प्लांट कैसा है, बाइसेक्सुअल। ये वाला एग्जाम्पल, बाइसेक्सुअल प्लांट है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। लेकिन यदि मैं कहूं इफ एनी फ्लावर विच है बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यदि किसी फ्लावर में स्टेमन भी हो और पिस्टिल भी हो, तो उसे वो क्या होगा, वो फ्लावर भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा, और प्लांट भी क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। एग्जाम्पल है सबसे बेस्ट स्वीट पोटैटो, हमारी किताब में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, समझ में आया बात। बाइसेक्सुअल प्लांट हो सकता है, उस पर फ्लावर जो है वो यूनिसेक्सुअल हो। दुनिया भर के उदाहरण है। एक पेड़, एक प्लांट है, उस पे एक पिस्टिलेट हो सकता है, एक स्टेमिनेट हो सकता है, एक फ्लावर पे नरयुग्मक नरजननांग पाए जाएं, एक पे केवल मादा जननांग पाए जाएं। तो ये फ्लावर तो हो गया यूनिसेक्सुअल, बट प्लांट हो गया बाइसेक्सुअल। और अब मैं कह रहा हूं कि एक ही फ्लावर में स्टेमिनेट भी है, स्टेमिन भी पाए जा रहे हैं, पिस्टिल्स भी पाए जाते हैं, नरजननांग भी पाए जा रहे हैं, मादा जननांग भी पाए जा रहे हैं। हिबिस्किस में ऐसा होता है, गुड़हल में आप देखें तो आपके आसपास मिल जाएगा, इसको ढूंढने का प्रयास करें। ठीक है, डेटूरा स्ट्रोमेनियम में भी होता है, आप ढूंढने का प्रयास करना। ठीक है, अपने आसपास ऐसे फूल देखना जिसमें जिसमें नरजननांग, जायांग बोलते हैं जिसको हम लोग, पुंकेश्वर जिसमें पुमड़ू होते हैं, ठीक है, यानी कि स्टेमिन और पिस्टिल दोनों पाए जाएंगे। वो फ्लावर ही क्या हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। जब फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो प्लांट ही बाइसेक्सुअल होगा। हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, याद रखेंगे, याद रखेंगे ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स। सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स, एनिमल्स की बात करेंगे। यूनिसेक्सुअल एनिमल का उदाहरण दे रखा है कॉकरोच, यूनिसेक्सुअल यानी मेल फीमेल अलग अलग होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होंगे। मेल एंड फीमेल कॉकरोच आर डिफरेंट इंडिविजुअल एनिमल्स। कॉकरोच का एग्जाम्पल क्यों लिया है, क्योंकि हमारी पाठ्यपुस्तक दे रखा है। ठीक है, ह्यूमन भी तो ऐसा ही है। चलो, इस डायग्राम को आप अपनी पाठ्यपुस्तक में भी आपको मिलेगा, एक बार अवलोकन करें इसका, इसको देख लें ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे एक बाइसेक्सुअल एनिमल हमारी किताब में दे रखा है, सॉरी, बाइसेक्सुअल एनिमल्स यानी कि वे एनिमल जिनमें क्या मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सेम बॉडी में होंगे ना, नर व मादा जननांग एक ही जीव में पाए जाएंगे। ठीक है, ये हमारी किताब में डायग्राम दे रखा है, और इसमें यहाँ तक लिखा हुआ है क्लाइटेलियम। मैंने कहा क्लाइटेलियम क्या होता है, एक फिगर में तो क्लाइटेलियम लिखा हुआ है, 14 to 17 सेगमेंट। इस सेगमेंट्स में क्या होता है, इस सेगमेंट्स में, ठीक है, इस सेगमेंट्स में एक सेक्स प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिनसे स्राव निकलता है। यहाँ पे एक विशिष्ट सेक्स होते हैं। ठीक है, थैलीनुमा संरचनाएं होती हैं, उनमें ओवरी से निकले हुए एग्स यहाँ पे क्या होते हैं, स्टोर होते हैं। ओके, आपको, ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। ये डायग्राम हमारी किताब में दिया हुआ है इतना, ठीक है, केवल ये चीज़ लिखी हुई है इतना ही सी। हमने आपको क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं इस डायग्राम में, देखें ध्यान से। आप लाइन के गिने ऊपर से एक ये जो अर्थ फॉर्म होता है इसके सेगमेंटेड होता है ये, ठीक है, सेगमेंटेड होता है। तो इसके सेगमेंट्स यदि गिनते चले जाएं तो ये 1 2 3 4 इस पर गिनते जाएं, ठीक है,
तो इसके जो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं ये 9th to 15th सेगमेंट्स में पाए जाते हैं, 9 से 15वें खंड में पाए जाते हैं। ठीक है, शुरुआत में क्या पाए जाते हैं? शुरुआत में पाए जाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, टेस्टिस। कहाँ पाए जाते हैं? 10 से 11वें खंड में, 10th to 11th सेगमेंट्स। ओवरी कहाँ पाई जाती है? ओवरी और थोड़ा नीचे पाई जाती है 13th सेगमेंट पे, 1 पेयर ओवरी होती है या 2 पेयर होते हैं किसके? टेस्टिस के, टेस्टिस के। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, सेक्सुअलिटी हो गई, उसके बाद करेंगे टाइप ऑफ गैमीट्स की। टाइप ऑफ गैमीट्स 2 प्रकार के होते हैं, होमोगैमीट्स यानी आइसोगैमीट्स, ठीक है, आइसोगैमीट्स और उगैमस। आइसोगैमस होते हैं जीव या तो, या उगैमस होते हैं। ओके, होमोगैमेट्स यानी कि जो गैमीट्स समान दिखाई देते हैं। हेट्रोगैमीट्स यानी जिनमें नर व मादा युग्म अलग अलग प्रकार के हों, उनका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो सेम नहीं हो, देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी जिनकी सेम होती है। जब नर व मादा युग्मकों की संरचना होती है, स्ट्रक्चर होती है, वो समान दिखाई दें। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमीट्स मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर। ठीक है, उदाहरण है क्लोडोफोरा और स्पायरोगारा। अंतर क्या है? क्लोडोफोरा के जो गैमीट्स होते हैं मोडाइल होते हैं, चलायमान होते हैं। स्पायरोगारा के नॉन मोडाइल होते हैं, चलायमान नहीं होते हैं। एग्जाम्पल हमारी किताब में दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं। आप इनको क्लेमाइडोमोनास के मान लें जो स्पोर्स, चाहे क्या मान लें, क्लोडोफोरा मान लें, सब सेम दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में जो स्पोर्स जो होंगे वो लैंग्वेज जनरेट नहीं करते हैं, सेक्सुअल प्रोडक्शन नहीं होता, तो ये क्लोडोफोरा के मोडाइल आप इनको क्या मान सकते हैं? गैमीट्स मान सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेट्रोगैमीट्स एंड आइसोगैमीट्स। मोस्टली जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी इसी प्रकार के होते हैं, ऊगेमस ऑर्गेनिज्म होते हैं। और होता क्या है? ऊगेमस ऑर्गेनिज्म में जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंस पाए जाते हैं। और डिफरेंस, सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है? मेल गैमीट्स मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट्स नॉन मोटाइल होता है। नर युग्मक चलायमान होते हैं और मादा युग्मक जो होते हैं वो चलायमान नहीं होते, अचल होते हैं। उदाहरण फ्यूकस और ह्यूमन। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिवीजन टू फॉर्म गैमीट। गैमीट युग्मक जनन के लिए, अब हम गैमेटोजेनेसिस पे पहुंच गए मित्रों। बच्चों, गैमेटोजेनेसिस में, गैमेटोजेनेसिस होने के लिए क्या होगा? डिवीजन होगा। क्या होगा? डिवीजन होगा, विखंडन होगा, सेल डिवीजन होगा। माइटोसिस, मियोसिस। माइटोसिस क्या हो, कहाँ होगा? माइटोसिस सिंपल सा है, समझे आप। माइटोसिस में किस में होगा? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में। किस में होगा? हैप्लॉइड। जो पहले से ही हैप्लॉइड हैं, यदि उनमें मियोसिस हो जाएगा तो फिर उनका तो आनुवंशिक संगठन, जेनेटिक जो ऑर्गेनिज्म से स्ट्रक्चर है वही बिगड़ जाएगा। इसलिए उनमें क्या पाया जाएगा? जितने भी हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उनमें क्या पाया जाएगा? माइटोसिस पाया जाएगा। हालांकि हम आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, या और भी आगे बताएंगे हम आपको कि माइटोसिस से ही गैमिट फॉर्मेशन होता है। लेकिन जनरल जो स्टेटमेंट किताब में लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे हम लोग। और जनरल स्टेटमेंट टेक्स्ट बुक क्या कहती है? हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म फॉर्म देयर गैमिट्स बाय माइटोसिस, उदाहरण एल्गी एंड फंजाई। एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म फॉर्म देयर गैमिट्स बाय मियोसिस। इनमें क्या होता है? मियोसिस किनमें? द्विगुणित जीवों में, और अगुणित जीवों में माइटोसिस होता है। ठीक है, सेल डिवीजन, ये जो मैंने आपको ऊपर समझाया ये डिटेल है। मैं आप जो ये वीडियो देखते जा रहे हैं, जो जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है, बहुत अच्छा है। और यदि कुछ दिक्कत आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा और ढंग से होता, ढंग से क्या स्लो होता थोड़ा सा, तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, क्योंकि हमको टाइम कम है, बहुत ज़्यादा सारा बड़ा सिलेबस कवर करना है। स्क्रीनशॉट लेते जाएं, उसको ढंग से पढ़ें, देखें, और कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। उसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैमिट ट्रांसफ़र होता कैसे है। मोस्टली गैमिट ट्रांसफ़र कैसे होगा हमको पता है। गैमिट ट्रांसफ़र के लिए अभी अभी बताया हमने, मेल गैमिट्स ऊगैमस की बात होगी यहाँ पे। गैमिट ट्रांसफ़र ऊगैमस में ही होगा। ऊगैमस मतलब जहाँ पे मेल और फीमेल गैमिट्स मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं। और डिफरेंस भी क्या बताया हमने कि मेल गैमिट्स मोटाइल होते हैं और फीमेल गैमिट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं। तो मोटाइल होंगे मेल गैमिट्स, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, उनको परिवर्तित करना पड़ेगा। और जब वो ट्रांसफ़र होंगे तो बहुत सारे मेल गैमिट्स जो होंगे वो वेस्ट हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए क्या होता है?
भाई मेल गैमीट्स होता है नीड्स टू मूव टुवार्ड्स फीमेल गैमीट्स, उनको जाना पड़ेगा फीमेल गैमीट्स के लिए। तो दिस अकर वेस्टेज ऑफ मेल गैमीट्स का वेस्टेज होगा। इसके लिए क्या होता है, मेल गैमीट्स संख्या में ज़्यादा बनते हैं, प्रोडक्शन ऑफ मेल गैमीट्स इज मोर इन नंबर। और दूसरा क्या होता है, उन मेल गैमीट्स को ट्रांसफ़र होने के लिए कुछ हेल्पिंग स्ट्रक्चर होना ज़रूरी है। तो उसमें क्या होता है, फ्लैजिला होते हैं। क्या होता है, फ्लैजिला, जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट और टेरोफाइट्स में होते हैं, फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, फ्लैजिला नहीं होता तो क्या बन जाती है, पोलन ट्यूब्स बन जाती हैं। पोलन ट्यूब्स बन जाती है, क्या बन जाती हैं, पोलन ट्यूब्स। यानी अगला स्टेप क्या है, पॉलिनेशन होता है हायर प्लांट्स में। ये तो हुआ लोअर ऑर्गेनिज्म में। हायर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलन ट्यूब अगर पॉलन ट्यूब बनेगी, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब क्या करेगी, उन मेल गैमेट्स को अपने साथ ट्रांसफर करके ले जाएगी। किन के द्वारा, पॉलिनेटिंग एजेंट के द्वारा। पॉलिनेटिंग एजेंट जैसे एयर होती है, बर्ड्स होते हैं, ठीक है, कुछ फ्लाइज होती हैं, बड़े जीव भी हो सकते हैं, उनके द्वारा, ये पॉलिंग एजेंट्स के द्वारा, पॉलन ट्यूब्स के थ्रू पॉलिनेशन अकर। ओके, ये क्रम दे रखा है, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन कैसे होगा, पॉलिनेशन के बाद क्या, पॉलिनेशन में क्या होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी। पॉलन ट्यूब जो होगी वो, पॉलन ट्यूब जो होगी वो फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स को ले जाएगी फीमेल गैमेट्स के पास। फीमेल और मेल गैमेट्स में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसको क्या कहेंगे हम, फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी। तो समझें फर्टिलाइजेशन सिंगेमी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन सिंगेमी, ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स रिजल्ट्स, फ्यूजन ऑफ ट्यू सेल्स। ये सिंगेमी जो वर्ड है इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए कि जब दो कोशिकाएं मिल जाए, उनका न्यूक्ली भी मिल जाए। जनन के लिए किन्हीं दो कोशिकाओं के न्यूक्ली का मिल जाना, न्यूक्लियस का। फ्यूजन ऑफ ट्यू सेल्स और देयर न्यूक्ली टू फॉर्म रिप्रोडक्शन। ओके ओके ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, हम बात कर रहे हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में होता है, ठीक है, लेकिन पार्थेनोजेनेसिस में फर्टिलाइजेशन नहीं होता। रिप्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोजेनी विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस होता है, यानी कि अनुषेक जनन होता है। इससे क्या होगा, पार्थेनोजेनेसिस में जब क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा बताओ, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एग, सीधा एग जो होगा वो किसमें बदल जाएगा, ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इसको अनिश्चित अंड कहेंगे। उदाहरण हमने पढ़े हुए हैं पहले भी, हनी बी, रोटीफर्स, सम लिजर्ड्स, ठीक है, टर्की नाम का पक्षी। यहाँ पे एक चीज़ और आती है और वो क्या है, वो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। परिभाषा क्या कहती है, आंतरिक निषेचन मतलब जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो जाए, और सॉरी एक्सटर्नल निषेचन, वायु निषेचन जब फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो जाए, फर्टिलाइजेशन अकर आउटसाइड द फीमेल बॉडी। और इंटरनल मतलब है फर्टिलाइजेशन अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। ठीक है, जैसे कि ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब में होता है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो इंटरनल, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो आउट एक्सटर्नल। ठीक है, लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है, इसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है, ये तभी संभव होगा जब मेल और फीमेल गैमेट्स एक साथ रिलीज हो, उनकी मैच्योरिटी भी एक साथ हो। ठीक है, पॉसिबल ओनली व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स रिलीज एंड मैच्योरिटी सिंक्रोनाइज, वो समकालिक हो जाएं दोनों चीज़ें, मेल फीमेल गेट्स का रिलीजन और उनका मैच्योरिटी दोनों एक साथ हो जाएं। ओके, इसका ड्रॉबैक क्या होगा, इसका ड्रॉबैक ये होगा कि जो प्रोजेनी होते हैं वो प्रोन्स टू प्रेडेटर, अन्य जीव उनको भक्षण कर सकते हैं। प्रोजेनी जो नव जीव है, संतति है, उसको अन्य जीव भक्षण कर सकते हैं क्योंकि वो बॉडी के बाहर है, उसको पेरेंटल केयर नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट प्रोटेक्शन चांस होते हैं पेरेंटल केयर के। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल है फिशेस, एम्फीबियंस, एल्गी। यहाँ पे एग्जाम्पल कार्टिलेजेस फिशेस जैसे कि शार्क, स्टिक्स, स्केट्स आदि। रेप्टाइल, वर्ड, मैमल्स, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरोफाइटा, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म सभी किस में आते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। यहाँ पे फिशेस, एम्फीबियंस एंड एल्गी, ये एग्जाम्पल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के। ओके, ये वही चीज़ है एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। निषेचन के पश्चात क्या परिवर्तन होते हैं, जायगोट में क्या होगा, डिवीजन होगा। डिवीजन किस पे डिपेंड होगा, लाइफ साइकिल पे, किस प्रकार की लाइफ साइकिल है। यदि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, अगुणित जीवन चक्र है पूरा का पूरा, तो उसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या होगा, मियोसिस होगा जायगोट में। और क्या बन जाएंगे, स्पोर्स। क्या बन जाएंगे,
स्पोर्स, स्पोर्स से नया जीव बन जाएगा, एल्गिया फंजाई। डिप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक, एक तो जीव पूरा जीवन काल में अगुणित रहे, दुगुणित रहे, और एक दुगुणित, पहले अगुणित हो फिर दुगुणित हो, इस प्रकार की अवस्था पाई जाए। ठीक है, या तो डिप्लॉन्टिक हो या कैसा हो, हैप्लो डिप्लॉन्टिक हो। उनकी लाइफ साइकिल में क्या होगा, मियोसिस अगर माइटोसिस अगर होगी, क्या होगी, माइटोसिस होगा जायगोट में, क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। ठीक है, उदाहरण के लिए ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ह्यूमन, ये सब इसमें आ जाएंगे। अब बात करेंगे, एम्ब्रियो बन गया, एम्ब्रियोजेनेसिस। ओके, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, जायगोट, जायगोट का सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन भी कौन सा होगा, माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या होगा, सेल्स ग्रो होंगी, उनमें डिफरेंशिएशन पैदा होगा, डिफरेंशिएशन आएगा और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन जाएगा। ओके, जायगोट, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन और मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, यहाँ भी यही समझाने का प्रयास किया गया। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहेंगे, एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियो बना कैसे, जायगोट से, सो हम ये कहेंगे द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जायगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल्स के कुछ और भी प्रकार हैं, ओविपेरस, विविपेरस। समझे बात को, ओविपेरस वे होते हैं ले फर्टिलाइज अनफर्टिलाइज एग, जो अंडे देते हैं। एनिमल्स वे होते हैं जो अपने यंग वंश को जन्म देते हैं। यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। ओविपेरस, इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, अंडे देने वाले। ठीक है, ओके, ओविपेरस एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और विविपेरस कैसे होते हैं, यंग वंस लेइंग ऑर्गेनिज्म, मोर प्रोटेक्शन। अब देखें जरा, ओविपेरस दो प्रकार के होते हैं, एक जिनमें इंटरनल एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, दूसरे जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ओविपेरस जो अंडे देते हैं, ठीक है, अंडज, और विविपेरस जो सीधे जीव को जन्म देते हैं, वो कहलाते हैं क्या, जरायुज, विविपेरस, मोर प्रोटेक्शन। अब विविपेरस सॉरी ओविपेरस जो हैं, अंड प्रजनक जो हैं वो दो प्रकार के हैं। कौन कौन से, एक तो होते हैं जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इनमें अंतर क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जिनमें होता है उनमें नो कैल्क्रस सेल, अंडे के ऊपर कैल्शियम का कवच नहीं पाया जाता है, और इनमें कैल्क्रस सेल प्रेजेंट, इनमें अंडे के चारों ओर एक आवरण बह जाता है कैल्शियम का। देख सकते हो आप, मुर्गी का अंडा आपने देखा होगा। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, छिपकली का अंडा देखा होगा आपने। इसमें एम्फीबियस, मेढक का अंडा देखा हो, उसमें कोई कवर नहीं होता है, और जितनी फिशेस होती हैं उनके भी। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइज चेंजेस इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद पिस्टिल रह जाएगा बस, ऑल अदर पार्ट्स ऑफ फ्लेवर लाइक स्टेमन, पेटल, सीमन विदर अवे, मुरझाकर सूख के गिर जाएंगी। जो ओवरी का जो बॉल है, ओवरी का जो बॉल है, उसका जो पेरिकार्प है वही क्या बना लेगा, फ्रूट बॉल का पेरिकार्प, फल वित्ती बना लेगा। ओवरी किस में बदल जाएगी, फ्रूट में, ओविल किस में बदल जाएगा, सीड में। क्लियर है बात। देखो बच्चों, यहाँ पे ये तालिका हमारी किताब में दे रखी है, इस तालिका को मैंने इस प्रकार से बनाने का प्रयास किया है। ठीक है, समझेंगे। ये मैंने अपनी पाठ्य पुस्तक में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन मियोसाइट, दुगुणित और अगुणित अवस्था में, ये जीव की मियोसाइट दुगुणित अवस्था है, ये उनके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या है। ओके, तो वहाँ पर जिस प्रकार से वो दे रखे हैं उनको कोई पैटर्न नहीं है, मैंने यहाँ पैटर्न बनाने का प्रयास किया है। आप इनको ग्रुप्स में अपने हिसाब से पैटर्न बना सकते हैं। मैंने कैट रैट डॉग को ले लिया एक साथ, कैट रैट डॉग, और उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया, 38, 42, 78। ओके, फिर मैंने लिए फ्लाइज, 3 फ्लाइज हैं, फ्रूट फ्लाई, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, इनको भी असेंडिंग ऑर्डर जमा लिया, 8, 12, 380, 8, 12, 380। ठीक है, फिर हमने लिए ऑनियन, मेज, राइस, एप्पल, पोटैटो, सभी प्लांट्स ले लिए एक वर्ग में, और 16, 20, 24, 34, 48, देखो क्रम बनता जा रहा है, सभी सम संख्या होंगे, ये सभी सम संख्या होंगे मोनोसाइट्स।
ठीक है, इवन नंबर्स होंगे। और ह्यूमन में 46, और इसमें एक है ओफियोग्लोसम, एक फर्न है जिसमें सबसे ज़्यादा होते हैं 1260 क्रोमोसोम्स। ये गैमीट्स में जैसे इनके आधे करते जाएंगे हम लोग, ओके, क्योंकि क्या हो जाता है, माइटोसिस। ठीक है, ओके, सॉरी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, कुछ प्रश्न हैं हमारे सामने विगत एग्जाम में आए हुए, देख लेते हैं कुछ, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स ओनली वंस इन लाइफ टाइम, एक बार जिनके जीवन काल में फल लगते हों, 2018 में पूछा गया है। देखिए, पपाया, मैंगो, जैक फ्रूट में ये सब कैसे हैं, पॉलीकार्पिक हैं, पॉलीकार्पिक, तो ये सभी गलत हैं। सही आंसर होगा, सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा बैम्बू। सही आंसर क्या होगा, बैम्बू। 50 से 100 साल में उसमें फल लगते हैं। स्पेशल फीचर अबाउट स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नील कुरंजी के बारे में क्या विशेषता है, उसमें फूल लगते हैं, फ्लावरिंग वंस कितने साल में, 12 साल में। गुजरात 2017 में पूछा गया। ए स्पीसीज विच इंट्रोड्यूस टू ऑर्नामेंटेशन बट हैज़ बिकम ए ट्रबलसम वीड इन इंडिया, पिछले हमने अध्याय में पढ़ा, पिछले वीडियो में पढ़ा था, एक क्या, वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, एकॉर्निया क्रेसिप्स। ठीक है, बंगाल का आतंक, टेरर ऑफ बंगाल, ये वही है। वेजिटेटिव प्रोपिग्यूल इन अगावे इज टर्मेड, अगावे में क्या होता है बताइए, अगावे में होता है बुलबिल। क्या होता है, अगावे में बुलबिल होता है। ठीक है, इन सम प्लांट्स द फीमेल गैमीट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसमें, क्या होगा बताइए, पार्थेनोजेनेसिस। बच्चे क्या कर गलती करके पार्थेनोकार्पी कर देते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, ऑफसेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाई, ऑफसेट क्या है, ऑफसेट क्या है बताओ, ऑफसेट 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 क्या है, ऑफसेट क्या है, ऑफसेट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच, आई पोटैटो में होती है, आई पोटैटो में होती है, जिंजर में राइजोम सही है, ऑफसेट वाटर हाइसिंथ सही है, स्टोलोन अगावो, ये इसका सही आंसर है, क्योंकि अगावो में क्या पढ़ा हमने, बुलबिल होता है, अगावो में क्या होता है, बुलबिल। मियोसिस टेक प्लेस इन मीसाइट्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैचेस, यीस्ट में जूसपोर नहीं, बड होता है, ओनियन में बल्ब सही है, जिंजर में शुगर गलत, राइजोम होता है, क्लेमेडोनस में कोनिडिया नहीं, जूसपोर होता है, तो क्या हो गया सही इसमें, ओनियन, एंड ओनियन में क्या होता है, बल्ब के द्वारा। तो साथियों, आज हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हम कुछ और प्रश्न लेकर के आएंगे अगले वीडियो में, और पूरा एक डिटेल संक्षिप्त एक छोटा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे प्रश्नों को कवर करेंगे, आपकी समस्या को देखेंगे। और आप बने रहिए मेरे साथ, इसी प्रकार से मेरे वीडियो को आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और पूरा सेशन हमारा चलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।